नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आज यूपीसी मेंस के पेपर थर्ड के मॉडल आंसर के लेसन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जीएस फर्स्ट और इथिक्स के मॉडल आंसर बना दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 4 बार यूपीएससी का मेंस दिया है और मुझे इसमें 3 बार सफलता मिली है, यानी 3 बार मुझे आईएएस इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला है। तो आंसर राइटिंग का जो एक अप्रोच होनी चाहिए उसमें मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है और मैं अपने अनुभव को न्यू एस्पिरेंट के साथ बांटना चाहता हूँ। तो आप लगातार इन चैनल पर आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आंसर राइटिंग की एक अच्छी अप्रोच आपको निश्चित रूप से न केवल मेंस में सफलता दिलाएगी अपितु आपकी फाइनल रैंक में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। इसके अलावा रिसोर्सेज की जो बात होती है ना, आप कोशिश करिए कि यूपीएससी के जो ओल्ड पेपर है, 5-6 साल के जो ओल्ड पेपर है, उनको बेस बना के अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं, जिनकी आपको कॉपियाँ जो है विजन और दृष्टि की साइट पे आपको हिंदी माध्यम में ईज़िली मिल जाएगी। तो आप उनकी कॉपियों को ज़रूर देखना कि किस प्रकार वो आंसर राइटिंग करते हैं। और कुछ-कुछ मेरा भी ये प्रयास होगा कि एक बेस्ट आंसर राइटिंग का तरीका क्या है, वो आप लोगों के सामने मैं बताता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। और मैं ऐसे ही लेसन जो है हर हर दिन जैसे आंसर राइटिंग करता हूँ कि 2-3-4 क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग करता हूँ, उसके बेस पर लेसन बनाता हूँ। मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं एक साथ पूरा पेपर का मॉडल आंसर बना पाऊँ, क्योंकि मुझे भी अब 2021 की एग्ज़ाम देनी है और मुझे भी मेंस में काफ़ी सुधार करना है। और काफ़ी अच्छे मार्क्स वैसे मेरे आए हैं कि जीएस में मेरे लगभग 412 मार्क्स आए हैं, जो हिंदी मीडियम में एक अच्छा स्कोर है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग में 157 मार्क्स आए हैं, तो इनके भी मैंने बहुत अच्छे लेसन ऑलरेडी बना दिए हैं। और इथिक्स में 126 मार्क्स आए। तो मतलब अच्छे लेसन बनाने के पीछे एक मेरा ये भी है कि आपको कम समय में और बिना पैसा खर्च किए आपको एक अच्छा नॉलेज मिले। तो आप इनको ज़रूर देखना और चैनल पर बने रहना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आप देखना जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो ना, तो उसको आराम से पहले सबसे पहले सोचा करो उसके बारे में। उस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। कि जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन व विपणन, इन दोनों को अलग अलग नहीं करना है, दोनों को साथ लेके ही चलना है। कि जो भी समस्या है इनकी दोनों की कॉमन समस्याएं हैं, तो अलग अलग बना सकते हो वैसे परिवहन के, लेकिन जो मेरे हिसाब से अप्रोच होनी चाहिए कि आप दोनों को साथ लेकर चलो। और इसमें मुख्य बाधाएं क्या है, तो हमें कृषि उत्पादों से संबंधित परिवहन विपणन की बाधाएं देखनी है। इसमें समाधान नहीं पूछा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप समाधान पक्ष को भी इसमें ज़रूर शामिल करना। उससे आपकी एक मतलब प्रशासनिक जो सुझाव की अप्रोच होती है ना, वो निकल के आती है। उससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। तो उसको आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट की ये समस्या रहती है कि वो इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, उनके सामने ये दुविधाएं होती हैं, या इंट्रोडक्शन को वो बड़ा कर देते हैं। तो आप ये मान के चलो कि इंट्रोडक्शन में आपको एक बहुत ही सुंदर सा मतलब लिखना है, साथ ही साथ छोटा लिखना है, संक्षिप्त लिखना है। और वैसे भी आपको पता है कि ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स वाले हैं। इनमें बहुत कम संभावना होती है कि आप एक बड़ा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो फिर बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे। तो मेरा ये मानना है कि आप एक सुंदर सा पहले से बना के रखो। जीएस पेपर थर्ड के लिए मेरी एक सलाह होगी कि आप पहले से है ना अपने डाटा, मतलब जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, वहाँ से खूब सारे ऐसे डाटा आते हैं जो जीएस थर्ड पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिसोर्सेज की आप बात करो ना जीएस थर्ड के लिए, तो विजन के वैल्यूडेड नोट्स हिंदी में उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। इसके अलावा रामेश्वर सर के जो इकोनॉमी के नोट्स आते हैं मेंस के लिए, ये दो रिसोर्सेज आप जरूर देख सकते हो। मेंस के हिसाब से कम समय में आप इजीली इनको कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जैसे भारत के आर्थिक सर्वे 2018-19 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबंधित क्षेत्रों का योगदान 16% है और रोजगारों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 50% से अधिक योगदान है। तो आप है ना, इसमें क्या बताया आपने, जो भी आपके पास डाटा थे ना उनको आपने बता दिया, अच्छा सा सुंदर सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। बाद में क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना, उसके हिसाब से आप हेडिंग दो। कि अपनी तरफ से हेडिंग देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी टू दी पॉइंट लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि भाई कृषि उत्पादों के परिवहन व विपणन में बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं को हमें एड्रेस करना है। तो आगे बाधाओं को आप एकदम पॉइंट फॉर्म में लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, एकदम पॉइंट फॉर्म में या एक दो लाइन के छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। जैसे आधार, इसमें समस्याएं क्या है, आधारभूत ढांचे की समस्याएं, जैसे खेतों से मंडी तक पक्की सड़कों का अभाव व वर्षा के कारण रास्तों का अवरुद्ध होना। इसके अलावा प्रशीतन आधारित आधुनिक परिवहन प्रणाली के अभाव के कारण प्रति वर्ष लाखों टन फल सब्जियां खराब हो जाती है, इससे सप्लाई चेन में बाधा आती है। साथ ही साथ किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और दूसरी तरफ खाद्य मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होती है। तो आपका जो पेरा आपको लगे ना, इसमें 2-3 विचार एक साथ लिखे गए हैं, इसलिए थोड़ी सी लाइन बड़ी होगी, यानी पेरा बड़ा हो गया।
लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसमें, तो उससे आप अच्छे से आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि मेरी अप्रोच है ना, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक जो गहराई वाली अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच है। इसके अलावा अन्य समस्याएं क्या है? अन्य समस्याओं में हम देखेंगे कि एपीएमसी मंडियों से संबंधित समस्याएं, जैसे बिचौलियों व्यापारियों के मध्य साठ गांठ की समस्याएं हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके अलावा वेयर हाउस की समस्याएं हैं, वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि वर्षा के कारण किसानों को काफ़ी अनाज मतलब सड़ गया है, चूहों के कारण भी वहाँ पे काफ़ी ऐसी समस्या आती है। इसके अलावा मंडी आदि में किसानों के लिए जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी, उनकी भी कमी नज़र आती है। फिर अगला पॉइंट है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित समस्याएं, जैसे उसमें भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं और खरीद को लेकर काफ़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। एमएसपी का मुद्दा हाल ही में चर्चा में भी रहा है, तो एमएसपी में ये भी है कि एमएसपी घोषित तो कर दिया जाता है लेकिन फसलों को वास्तव में खरीदा नहीं जाता। और मैं खुद मतलब जब एक किसान वर्ग से हूँ, तो कई बार मेरा भी इनसे वास्ता पड़ा है कि हम एमएसपी पर एमएसपी प्राइस पर जो भी खाद्य फसलें हम बेचने जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक तो वहाँ पर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कि हम जैसे जो अनाज ले जाते हैं उनको हमें खुले में रखना पड़ता है, तो बारिश के कारण ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा अन्य समस्या ये है कि जैसे उसमें एक सीमा होती है कि आप भाई इतना एक एक हेक्टेयर में इतना क्विंटल ही आप बेच सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे चने की फसल होती है, कि उन्होंने एक सीमा डिसाइड करी कि आप 1 हेक्टेयर में लगभग 15 क्विंटल ही चना यहाँ पे ला सकते हो। लेकिन जैसे एक किसान के 1 हेक्टेयर में 20 या 30 क्विंटल मतलब चना हो रहा है, तो फिर बाकी का कहाँ ले जाएगा वो? तो ऐसी समस्या आती है। फिर एक ये मैंने एकदम वास्तविक रूप से देखा है कि वहाँ पे जब एक्स्ट्रा जो चने होते हैं, फिर वहाँ के जो दलाल होते हैं वो कहते हैं कि यार आप हमें दे दो, कि जैसे एमएसपी प्राइस चने का होता है पर क्विंटल 5,000 रुपये, जबकि वो जो दलाल होते हैं वो कहते हैं आप हमें 4,000 में बेच दो। क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि फिर किसान कहाँ लेके जाएगा, उसके सामने फिर परिवहन की समस्या आएगी, कॉस्ट बढ़ेगा। तो ऐसी जो वास्तविक समस्या है ना, कि एमएसपी को लेकर बहुत सारी जो ग्राउंड लेवल पर समस्याएं हैं उनको भी मतलब सोल्व किया जाना चाहिए। काफ़ी मतलब ऐसी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। फिर अन्य समस्याएं क्या है कि भाई हमने ई नेम बनाया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ये कोई मतलब उतना सक्सेस नहीं हुआ है। तो आप ये बता सकते हो? देखो, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आप बताओगे ना, जो वास्तव में हम अपने आसपास देखते हैं, तो उतनी ही हमारे जो आंसर है उसमें सच्चाई और गहराई मिलेगी, तो उसमें अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके अलावा कि भाई प्रसंस्करण और भंडारण की जो समस्याएं हैं, अनाज ग्रेडिंग की समस्याएं, आदि समस्याएं भी आप विपणन से संबंधित और परिवहन से संबंधित दोनों को बता सकते हो। इसमें मेरे हिसाब से आप जो अप्रोच लेके चलो, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है, अलग अलग नहीं बताने हैं, क्योंकि काफ़ी इनके पॉइंट कॉमन है। फिर आपको दुविधा होगी कि ये पॉइंट उसमें भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है। इसके अलावा हमें समाधान जरूर बताने, समाधान क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन कोशिश करना प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा आप वे फॉरवर्ड और थोड़ा समाधान जरूर बताओ। जैसे, और आजकल देखो ये एक तरीका आने लग गया है कि आप मेंस में टॉपर्स की कॉपियाँ टेस्ट सीरीज की देखते हो, तो उसमें देखना आप अलग अलग डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैपिंग होती है, तो वो एक आंसर की इनोवेशन है। उससे एग्जामिनर को भी फायदा मिलता है कि आपने ना कम समय में यानी कम संक्षिप्त वे में अपनी बात कहने में सक्षम हो। ये भी है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन 150 वर्ड में आपको लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको एक एक समय पीरियड में उसको ख़त्म करना है और कम समय में अपनी बात कहनी है, और यही मतलब एग्जामिनर चाहता है। उसका बनाने का मकसद ये है कि 150 वर्ड में आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करो। तो कोशिश ये करनी है कि छोटे छोटे प्रारूप में आप अच्छे अच्छे नवाचार में आप आंसर लिखो। जैसे इसमें समाधान क्या हो सकते हैं कि भाई मॉडल एपीएमसी कानून सेंटर ने बना दिया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने उसको लागू नहीं किया है। इसके अलावा एपीएमसी कानून में जो भी लूप होल्स हैं, जो भी समस्या है, उनको सही से मतलब करना चाहिए, सुधारना चाहिए। इसके अलावा जो फूड मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। हाल ही की मतलब इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ऐसी बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं कि मतलब छोटे स्तर पर किस प्रकार हम गाँव के स्तर पर मंडियों को क्रिएट करके किस प्रकार हम एक कृषि सप्लाई चेन और मार्केटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें आप देखना कि जब इस बार बजट आएगा, तो उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस प्रकार हमारे एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें मैटर मिल सकता है आपको, तो उसको सीरियसली पढ़ना। और मेरी सलाह होगी कि आप ना जो ओरिजिनल आता है ना उसी को पढ़ना। थोड़ा पढ़ने में बोरिंग लगेगा, लेकिन ऐसा कर सकते हो, उसमें एक चैप्टर डेली पढ़ सकते हो, काफ़ी मतलब एक लंबे समय में उसको कवर कर सकते हो। कुछ मतलब कोचिंग वाले उसकी समरी निकालते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह रहेगी आप समरी मत पढ़ना, क्योंकि समरी में क्या होती है कि वो लाइनें इधर उधर की उठा के रख देते हैं, जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो नहीं निकल पाती है। इसके अलावा समरी के अंदर वो ना डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैपिंग नहीं देते हैं। तो आप कोशिश करना कि जो ओरिजिनल सर्वे आता है ना उसको पढ़ना। उसमें बहुत सारे ऐसी कंटेंट होगा जहाँ पर आपको मेंस में ऐसे जो डायग्राम होते हैं ना, मैपिंग होती है, जैसे ज्योग्राफी के सेक्शन वाले इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आते हैं, तो वहाँ से आप मैपिंग उठा सकते हो। कुछ डायग्राम, दंड आरेख, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, वो आपकी मेंस के एग्जाम से रिलेट करते हैं, तो बहुत अच्छे हो सकते हैं वहाँ से। तो आप ओरिजिनल पढ़ना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों। इसके अलावा आगे जो पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी को हम किस प्रकार किसानों के साथ
जोड़ सकते हैं, यानी सूचना क्रांति को जोड़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रयास भी जारी हैं। इसके अलावा आधारभूत ढांचे संबंधी विकास, प्रशीतन, परिवहन, वेयर हाउस, ई नेम की वास्तविक क्रियान्वयन करना चाहिए। एमएसपी को मतलब सही उसमें पारदर्शिता लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कृषि सप्लाई चेन में निवेश व एफडीआई को प्रोत्साहन, जैसा कि इसमें है भी। कृषि मतलब खाद्य प्रसंस्करण में लगभग अभी 100% अनुमति भी दी गई है। लास्ट में फिर एक अच्छा सा ना आपको कंक्लूड करना है, और कंक्लूड करते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसको एकदम पॉजिटिव वे में लिखना है और फ्यूचरिस्टिक वे में लिखना है, यानी एक सकारात्मक भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण आपको उसमें दिखाना है। एकदम कोई नकारात्मक बात यहाँ पे नहीं दिखानी है, क्योंकि एग्जामिनर जब ये लास्ट में इसको पढ़ता है तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट जाना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एड्रेस किया, समस्या बताई, समाधान बताया, और एक वे फॉरवर्ड देते हुए एक अच्छा सा भविष्य आपने इसको सुझा दिया है। तो उस हिसाब से एक अच्छा सा लिखा जाना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि देश के सतत व समावेशी विकास में, देखो अच्छे अच्छे टर्म इस्तेमाल करने हैं, सतत व समावेशी विकास पढ़ने में अच्छा लगता है कि में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कृषि उत्पादों के परिवहन व विपणन के नवाचारों को प्रोत्साहन देकर, ऐसे वर्ड नवाचारों को प्रोत्साहन देकर हम इस समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और अच्छा मतलब कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप ऐसा कर सकते हो कि कई स्टूडेंट्स मतलब कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि सर हम आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसकी पीछे वजह ये हो सकती है कि आपने अभी पूरा सिलेबस नहीं किया, कि आपने पेपर 1 2 3 अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट या ऐसे को भी पूरा नहीं पढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे यूपीसी में क्या होता है, जैसे आपने जैसे जीएस फेस्ट पढ़ा और उसकी आंसर राइटिंग करने बैठते हो, तो उसमें अप्रोच आपकी फिर है ना उतनी गहराई वाली नहीं होगी, उतनी विविधतापूर्ण नहीं होगी। इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि आप ना एक बार पूरा सिलेबस कर लो, ताकि आपका फिर आंसर है ना इंटीग्रेटेड अप्रोच से लिखा जाएगा। उसमें फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि कैसे लिखना है। बहुत आसान होता है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, जब उसको आप विविधतापूर्ण लिखते हो ना, तो वो फिर आपके लिए बहुत आसान होता है लिखना। और आप ऐसा कर सकते हो, जिन्होंने सिलेबस कर लिया है फिर आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि टॉपर्स की जो कॉपी है ना, उनको देख के आप जो वो उन्होंने जो क्वेश्चन लिखे हैं हूबहू आप लिखने की कोशिश करो, और फिर अपने आंसर को उनसे मिलाओ कि यार उन्होंने कैसा लिखा है, मैंने कैसा लिखा है। फिर ये बोलते हैं ना, आत्मनिरीक्षण करने वाली बात होती है। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोई मतलब ज़्यादा कोचिंग को फॉलो नहीं करता हूँ, ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज कोई फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब कहीं भी फ्री मैटर मिलता है उसको फॉलो करता हूँ, या जो टॉपर्स की कॉपियाँ कहीं मिलती है तो वो जो टेस्ट लगते हैं ना, उनके आंसर को मैं लिखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं, और मैं लगातार यही प्रयास करता आ रहा हूँ। अभी भी मैं यही करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं, उनके आंसर को लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे इनोवेशन आइडियाज़ सीख पाएँ। और यही मतलब होना चाहिए यार, मतलब यही आप लोगों को करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर और टॉपर्स की कॉपियों को देखकर आप है ना अपने आंसर राइटिंग को सुधार करो। जैसे यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो सामने, तो सबसे पहले आप ये करो ना कि इस क्वेश्चन को आप ना रफली लिखने की कोशिश करो कि भाई क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आप लिखो, फिर मैं बताता हूँ कि यार जब इसका आंसर बता रहा हूँ तो आप उसे मिलान करो कि यार आप मैंने कैसे लिखा है और आपने कैसे लिखा है, तो अपने आप कमियां समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ और है, कम से कम आंसर का जो स्ट्रक्चर है ना वो सही रखना। मतलब आंसर के स्ट्रक्चर का मतलब एक जो सुंदरता होती है ना, कि इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, और अच्छा सा आपने कंक्लूड किया उसको। और एक वाइट पेज में लिखना। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइनदार पेज में अभी भी आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। सबसे पहले हमें आंसर तो अच्छा बाद में लिखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो आंसर की एक उत्तर की संरचना होती है ना, एक प्रॉपर वे में, मतलब दोनों तरफ लाइन खींच के, जैसे यूपीसी की जो मॉडल कॉपी होती है, आप यूपीसी की मॉडल कॉपी देखना चाहो कैसी होती है, तो वो आप यूपीसी की साइट पे जाना, वहाँ पे एक कॉपी दी हुई है उत्तर लेखन किस कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे उस कॉपी को डाउनलोड करके आप उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हो। वैसी फ़ोटो कॉपी में लिखने की कोशिश करो। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको ना उत्तर की संरचना को समझना होगा कि मेरा उत्तर प्रेजेंटेशन है ना सही होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए। बाकी तो मतलब जैसे-जैसे आपके विचार, जैसे आप नॉलेज गेन करोगे, वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं अवसर क्या है? देखिए, क्वेश्चन को आपको चिंता नहीं करनी, क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करनी है कि भाई हमें क्वेश्चन किस पर लिखना है, कि खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहा है, चुनौतियों की बात कर रहा है, इसमें अवसर क्या है, और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त, इसके अलावा इसको हम प्रोत्साहित कर किस प्रकार कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं, इनका एक ट्रेंड भी है कि हम करंट अफेयर में भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि किस प्रकार हमें 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है। बजट में भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे में आता है, और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। आप पिछले 5 सालों के पेपरों का ट्रेंड करोगे ना, ट्रेंड देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि लगभग हूबहू वैसे ही आस-पास के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है। आप इज़िली उनको देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, तो क्वेश्चन को ढंग ढंग से समझना है कि इसमें खाद्य प्रसंस्करण के बारे में लिखना है, चुनौतियों के बारे में लिखना है, अवसर के बारे में लिखना है, और किस प्रकार ये किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी हेडिंग देने के बजाय जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना उसकी हेडिंग देना पसंद करो। आप ये देखोगे, देखना टॉपरों की कॉपी में वो भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तभी मतलब ये होता है कि एग्जामिनर के लिए फिर उन चीज़ों को फाइंडिंग करना आसान होता है। ऐसा नहीं कि आपने पता नहीं क्या लिखा है,
सॉरी, आपने हेडिंग भी नहीं दी है, तो फिर एग्जामिनर को उतना मतलब सरसरी नज़र से उतना अच्छा आंसर नहीं लगेगा आपका। तो कोशिश ये करनी कि हेडिंग देके थोड़ा सा आप लिख सकते हो, और वही करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है। देखो, इस इंट्रोडक्शन में ये आ सकता था कि यदि आपके पास भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के डाटा होना कि भाई जीडीपी में कितना योगदान है, या निर्यात में कितना योगदान है, या रोजगारों में कितना योगदान है, तो आप वो लिख सकते थे। मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि सबसे पहले मैं इसको बताऊं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है। तो मैंने ये कोशिश की, भाई खाद्य प्रसंस्करण एक वृहत क्षेत्र है जिसमें कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब एक वाइड एरिया में फैला हुआ है कि उसमें काफ़ी उसकी गहराई से जांच करें तो उसमें कई क्षेत्र आते हैं। तो आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लेकिन डाटा हो तो डाटा भी अच्छा माना जाता है। कोई आपके पास रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो, तो उससे आप शुरू कर सकते हो। इसके अलावा फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, भाई हमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की जो देश में चुनौतियाँ है ना, वो क्या है। सबसे पहले हमें चुनौतियाँ या समस्याएं जो भी है उनको फाइंडिंग करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश करना कि उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज वाली समस्या है ना, वो बताने की कोशिश करो। ये देखो, लिखने में भी देखने में भी अच्छा लगता है कि हमने जो बैकवर्ड मतलब यानी जो कृषि जो किसान के साथ जो समस्या आती है ना, खेत से जुड़ी समस्या, यानी खेत से इंडस्ट्री तक जो समस्या आती है उनको हम बैकवर्ड में ले सकते हैं। वो फॉरवर्ड लिंकेज में है कि फिर किस प्रकार इंडस्ट्री जो खाद्य इंडस्ट्री है ना, उससे लेकर बाजार तक उसकी पहुंच के लेकर कौन सी समस्या आती है। तो हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को जरूर देखना चाहिए। तो इसमें मतलब आप फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से इनको बताना चाहिए कि किसान से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जो समस्या आती है वो, जैसे इसमें खेतों का आजकल मतलब जो आकार है वो छोटा है। इसके अलावा मध्यस्थों की समस्या है, इसमें कच्चे माल पर मौसम की जो समस्या है वो आती है। इसके अलावा किसानों तक सूचना का अभाव भी रहता है, मतलब सही समय पर उनको सूचना ही, बाजार की जो विपणन की समस्याएं जो आप देखते हो ना कि किस प्रकार बाजार भाव रहते हैं, वो उनकी सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बाजार के मध्य संपर्क में क्या समस्या आती है कि इसमें भंडारण की समस्या है, प्रसंस्करण उद्योग का निम्न स्तर है, इसके अलावा प्रसंस्करण उद्योग का विखंडित और बिखरा हुआ होना है। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं वो क्या है, अन्य समस्या में जैसे कानूनों की दीखता है, विरोधाभास और प्रशासनिक विलंब हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों व घरेलू खाद्य मानकों में विसंगतियाँ हो सकती है। आप ये विरोधाभास देखना सही शब्द है कि नहीं, या इसमें कुछ अशुद्धि है। इसके अलावा कृषि पिछड़ापन व अल्पविकसित खाद्य परीक्षण नेटवर्क हो सकता है। तो ये हमने कुछ मतलब चुनौतियाँ, समस्याएँ बताने की कोशिश की। उसके बाद में क्वेश्चन की अगली डिमांड थी कि इसमें संभावनाएँ क्या है? तो संभावनाएँ तो बहुत ज़्यादा है कि भारत में हम देखते हैं कि भारत की जीडीपी में इसका मतलब 8% से अधिक योगदान हो रहा है, तो और उसमें ग्रोथ निरंतर बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में फल, सब्जियाँ, दूध मछली उत्पादन, इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। तो देश के अंदर जो कच्चा माल है खाद्य प्रसंस्करण के लिए वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो इसको हमें सही दिशा में ले जाकर विनिर्माण उद्योग में यानी खाद्य इंडस्ट्री से जोड़ना है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा इसको 100% एफडीआई भी इसमें अनुमति दे दी। इसके अलावा निवेश बढ़ेगा तो रोजगारों या प्रति व्यक्ति आय में भी इसकी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा हमारी घरेलू आय बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा देश है ना, उसमें एक तो जनसंख्या काफ़ी है। इसके अलावा शाकाहारी मतलब लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे शाकाहारी है, तो जो फूड इंडस्ट्री है ना, मतलब इसमें भी काफ़ी डिमांड बढ़ सकती है। जैसे मिल्क बेस्ड फूड इंडस्ट्री है, उसको योगदान दे सकते हैं, उससे काफ़ी मिठाइयाँ बन सकती है। इसके अलावा जो मीट इंडस्ट्री है उसमें भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या हम देखते हैं कि शाकाहारी जनसंख्या है, तो उसमें काफ़ी डिमांड रहती है इन चीज़ों की। और वैश्विक स्तर पर भी भारतीय खाद्य जो पदार्थ है उनकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसके अलावा 2021 तक हम जैविक खाद्य उत्पाद में 3 गुना वृद्धि की भी मतलब टारगेट हमने रखा है कि लगभग इतना वृद्धि हो जाएगी। तो संभावनाएं तो काफ़ी है, और भी मतलब इसमें काफ़ी विचार अपने आ सकते हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 150 वर्ड में लिखना है, इसलिए हमारे पास मतलब स्पेस, टाइम एंड स्पेस दोनों की समस्या है, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए आंसर को लिखना है। फिर क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन कर किस प्रकार हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक अच्छी सी आप जो सरकारी योजना है ना उनको जरूर शामिल करना कि भाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर एक अहम कदम उठा सकती है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर बहुत सारी योजनाओं को इंटीग्रेटेड किया गया है, जैसे कि मेगा फूड पार्क योजना है, एकीकृत कोल्ड चेन है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का सर्जन है, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना है, और खाद्य संरक्षण गुणवत्ता के मानकों को डिसाइड करना है। तो इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ों को शामिल किया गया है, और यही मतलब क्या करेंगे, किसानों की आय को बढ़ाने में अहम योगदान देंगे। फिर आगे क्या है, जैसे अभी हाल में पिछले बजट में भी बताया गया था कि किस प्रकार ऑपरेशन ग्रीन जो है उसमें टमाटर, प्याज, आलू आदि का प्रसंस्करण करने की बात की जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तो इसके मतलब टमाटर, प्याज, आलू बहुत जल्दी खराब होते हैं, मतलब परिसीतन के अंदर और अवशोषण की समस्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसानों को उतना अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। आप देखते हो कि प्याज का मूल्य किसान मतलब 1 रुपये 2 रुपये में बेचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उनके पास अच्छे भंडारण नहीं है। इसके अलावा उनको मतलब जल्दी बाजार में बेचकर अच्छा मतलब मूल्य प्राप्त करना होता है, क्योंकि प्याज वगैरह ये
टमाटर क्या होते हैं, जल्दी सूखने लगते हैं, मतलब इनकी जो वेट है वो कम होने लगता है, तो कहीं न कहीं वो भी नुकसान होने लगता है। तो मतलब यदि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलता है ना, तो किसानों को इनका भी मूल्य बहुत अच्छा मिल सकता है। और ऐसे एक मतलब केस स्टडी एग्ज़ाम्पल आपके पास हो तो बता सकते हो, भई हिमाचल में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में मतलब कुछ केस स्टडी बताई गई कि वहाँ पर मतलब फूड इंडस्ट्री को किसानों के साथ जोड़ा गया, तो निश्चित रूप से उन दोनों को फ़ायदा मिला, किसानों को भी फ़ायदा मिला और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिला, और फिर लास्ट में उपभोक्ताओं को उसका फ़ायदा मिलता है। तो आप वो बता सकते हो। इसके अलावा आप अच्छे से डायग्राम बना के बता सकते हो कि इनसे जो भी ये मतलब सरकार अप्रोच कर रही है, जो भी पॉलिसी बना रही है, जो भी योजना ला रही है, उनसे मतलब निश्चित रूप से जो हमारी खाद्य इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा मिलेगा, इससे हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि में विविधता आएगी, कृषि में निवेश बढ़ेगा, कृषि में मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ेगा। इसके अलावा जैविक कृषि, ज़ीरो बजटिंग फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे, सहकारी कृषि को बढ़ावा देंगे। तो मतलब इससे सभी दृष्टिकोण से लाभ ही लाभ है। लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है, पॉजिटिव लिखना है कि अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर न केवल देश की जीडीपी व निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान को बढ़ा सकते हैं, बल्कि 2022 तक किसानों की आय को भी हम दुगुना कर सकते हैं। तो यही हमारा मतलब क्वेश्चन की डिमांड थी, उसके हिसाब से हमने लिखने की कोशिश की। तो आज के ये 2 क्वेश्चन थे। आगे ऐसे प्रयास जब भी मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, डेली बेसिस पर या 1-2 दिन छोड़ के, तो वो मॉडल आंसर मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप चैनल पर बने रहना, और लेसन पसंद आए इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।